बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालिदैन हमेशा अपने बच्चों की खुशियों के लिए कुर्बानियाँ देते आए हैं, चाहे बच्चे इन कुर्बानियों को समझें या ना समझें। इसरार अहमद भी एक ऐसा ही बाप था जिसने अपने बच्चों की खातिर अपनी ज़िंदगी भर की खुशियों को कुर्बान कर दिया था। मगर जब वो बूढ़ा हुआ तो अपने घर के बजाय ओल्ड हाउस की दीवारों ने उसे पनाह दी, क्योंकि उसकी औलाद ने उसे बाप की बजाय एक बोझ समझा था। आए इसरार अहमद की कहानी उसी की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम इसरार अहमद है और मैं शेखुपुरा का रिहायशी हूँ। शेखुपुरा में मेरा अपना ज़ाती मकान था और मैं अपने बीवी बच्चों के साथ खुशबाश ज़िंदगी जी रहा था। मैं और मेरी बीवी सफ़िया एक ही घर में पले बड़े थे, क्योंकि वो मेरी चाचा ज़ात थी और मैं उसे पसंद भी करता था, क्योंकि मैंने अपने घर में हमेशा यही सुना है कि मेरी शादी सफ़िया से ही होगी। और फिर हुआ भी यही कि हम दोनों की शादी हो गई। सफ़िया से शादी के बाद मेरी ज़िंदगी वाकई ही जन्नत बन गई थी। 3 बेटों और 2 बेटियों के आने के बाद हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो चुकी थी। बच्चों के बड़े होने के साथ साथ मेरे दिन रात की मेहनत में भी इजाफा हो रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे बच्चों की किसी चीज़ की कमी ना हो, उनको कभी किसी भी चीज़ के लिए मेरे से तरसना ना पड़े, क्योंकि मेरा बचपन कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। इसलिए मैं अपने बच्चों को हर खुशी और आसाइश देना चाहता था। अक्सर मेरी बीवी सफ़िया गिला करती कि दिन रात बस पैसा कमाने के चक्करों में रहते हो, अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं देते। और मैं उसकी शिकायत पर मुस्कुराते हुए यही कहता कि ये सारी भाग दौड़ तुम्हारे और बच्चों के लिए कर रहा हूँ, ताकि उनका मुस्तकबिल अच्छा हो। एक दिन जब वो किसी मकाम पर पहुँच जाएंगे तो मैं खूब आराम करूँगा और फिर उनसे अपनी खिदमतें करवाऊँगा। मेरे इस जवाब पर सफ़िया भी हंस देती। बच्चे बड़े हो रहे थे तो आपकी ज़रूरियात भी बढ़ गई थी। अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे तो मेरी तनख्वाह का आधा हिस्सा उनकी फ़ीसों की अदायगी में खर्च हो जाता, बाकी आधा हिस्सा घर के अखराजात में इस्तेमाल होता, क्योंकि मैं अपने बच्चों को अच्छा खिलाता पिलाता भी था। उनके लिए महंगे कपड़े खरीदता ताकि उनके दोस्तों ने गरीब होने के ताने देकर एहसास से कमतरी में मुब्तला ना कर सकें। इसलिए इन अखराजात को पूरा करने के लिए मुझे दिन रात मेहनत करना पड़ती थी। मेरी अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी और तनख्वाह भी काफ़ी माकूल थी, मगर मैंने अपने एक दोस्त के कहने पर कर्ज लेकर उसके साथ कारोबार भी शुरू कर दिया था, ताकि मेरी माहाना आमदन में कुछ इजाफे हो सके। कुछ अरसे के बाद आमदन में इजाफा तो हुआ था, मगर मेरा काम मज़ीद बढ़ गया था, क्योंकि सरकारी दफ्तर से छुट्टी के बाद मैं अपने कारोबार के सिलसिले में रात गए तक अपने दोस्त के साथ काम संभालता था। आधी रात तक मुझे काम संभालने के लिए जागना पड़ता था। मेरे दोस्त अक्सर अपनी जगह अपने बड़े बेटे को भेज देता, मगर मैं अभी अपने बेटों पर इस किस्म का कोई बोझ नहीं डालना चाहता था। इसलिए मैं दफ्तर से छुट्टी के बाद अपना कारोबारी काम खुद करता। बहुत ज़्यादा मेहनत की वजह से कई बार मैं बीमार भी हुआ, मगर फिर बच्चों का सोचकर काम में लग जाता। जब मेरा बड़ा बेटा मैट्रिक में पहुंचा तो एक वाक़या ने हमारी पूरी ज़िंदगी को उलट कर रख दिया और हमारी खुशबाश ज़िंदगी हमेशा के लिए उदासियों की लपेट में आ गई। मेरी बीवी सफ़िया को मौसमी बुखार हुआ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो हम सब को रोता छोड़ कर जाने वाली हैं, मगर खुदा की मर्ज़ी यही थी। सफ़िया 2 माह बीमार रहने के बाद चल बसी। इन 2 माह में मैंने उसे हर अच्छे डॉक्टर को दिखाया और उसका हर मुमकिन ख्याल रखा, मगर उसके दिन पूरे हो चुके थे। इसलिए एक रात वो मुझे और बच्चों को अकेला छोड़कर चली गई थी। मुझे तो यकीन नहीं आता था कि सफ़िया मुझे छोड़कर जा चुकी है। मैं खुद शौक में था, मगर बच्चों के रोते बिलखते चेहरे देखकर मुझे अपने आंसू अपने अंदर उतारने पड़े, क्योंकि मेरे बच्चों का अब मेरे अलावा दूसरा सहारा नहीं रहा था। कुछ दिन तक तो हम सब दुख की कैफियत में डूबे रहे थे, मगर फिर हमें इससे निकलना ही पड़ा, क्योंकि दुनिया के काम किसी के चले जाने से नहीं रुकते। अब सफ़िया के जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी। अब कमाने के साथ साथ अपने बच्चों की घर पर देखभाल करने की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर आ गई थी। पहले तो सफ़िया की वजह से बच्चों और घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ मुझ पर कम था, मगर अब हालात बदल चुके थे। अब बच्चों ख़ास तौर पर बेटियों की फ़िक्र बढ़ गई थी। मैं रातों को उठ कर उनके कमरे में आकर चेक करता कि वो सो चुकी हैं या अभी तक जाग रही हैं। उनके स्कूल, खाने पीने और उनके कपड़े सब की फ़िक्र मुझे ही करनी होती थी। इसलिए 6 माह में ही मैं अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़ा लगने लगा था। छोटी मोटी बीमारियों ने भी हर वक्त तंग करना शुरू कर दिया था। ऐसे में मेरे रिश्तेदारों ने मुझे मशवरा दिया कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि घर में एक औरत का वजूद बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह मर्द पर घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ कम हो जाता है। मगर सच ये था कि सफ़िया के बाद अब मेरा सारा ध्यान सिर्फ अपने बच्चों पर ही था और मैं उन्हें उस वक़्त किसी नए रिश्ते की बारीकियां नहीं समझाना चाहता था। इसलिए मैंने फ़िलहाल मना कर दिया।
मगर गुजरते वक्त के साथ साथ मुझे एहसास होता गया था कि वाकई लोग ठीक कह रहे हैं। अगर घर में औरत मौजूद होगी तो मेरा बोझ कम हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अपने रिश्तेदारों की बात मानते हुए दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए मैंने अपने बच्चों को एतमाद में लेने के लिए उनसे बात करने का फ़ैसला किया। मगर जब मैंने अपने बच्चों से दूसरी शादी के बारे में बात की तो उनका रद्द-ए-अमल बहुत ही सख्त था। उनके इस रवैये से मुझे सख्त धचका लगा था। उनके रवैये और अल्फाज दोनों ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी थी। इन सब का कहना था कि अभी तो हमारी वालदा का कफन भी मैला नहीं हुआ होगा और आप उनकी जगह किसी और औरत को लाना चाहती हैं। हम अपनी माँ की जगह किसी गैर औरत को नहीं दे सकते, इसलिए हमें आपका ये फ़ैसला नामंजूर है। इन सब के इस दो टोक जवाब के बाद मुझसे कुछ कहा ही नहीं गया और मैंने दूसरी शादी के इरादे को हमेशा के लिए खुदा हाफिज़ कह दिया। मैं अपने बच्चों की मर्ज़ी के बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि अब उन्हीं से मेरी हर खुशी वाबस्ता थी। मैं उन्हें सौतेली माँ के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता था। मेरे इस फैसले पर मेरे कुछ दोस्तों ने एतराज़ करते हुए कहा कि तुम्हें यह फ़ैसला नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बच्चों को माँ की ज़रूरत ना सही मगर तुम्हें एक बीवी की ज़रूरत हमेशा रहेगी। एक दिन जब तुम्हारे बच्चे अपने अपने घरों के हो जाएंगे तो तुम अपने फ़ैसले की संगीनी का तुम्हें एहसास होगा। मगर मैं उस वक़्त सिर्फ अपने बच्चों का सोच रहा था, इसलिए ऐसी खुदगर्जी ना कर सका। मैं दिन रात उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए जान तोड़ मेहनत करता रहा और अपनी हर ख्वाहिश के ऊपर से पुष्ट डालकर उनकी ख्वाहिशात पूरी करता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। मेरे पाँचों बच्चे जवान हो गए। बेटे अपनी तालीम मुकम्मल करके नौकरियों पर लग गए तो मेरी मेहनत कुछ ठिकाने लगने लगी। अब बेटियां भी अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थीं, इसलिए उनकी शादी के बारे में संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया। ख़ानदान से काफ़ी लोग उनके रिश्तों के लिए कह रहे थे, मगर मेरा इरादा यही था कि अपनी बेटियों के रिश्ते अपने भतीजों से करूँगा। इस तरह मेरी बेटियां ख़ानदान से बाहर नहीं जाएंगी। मगर इससे पहले कि मैं अपने भाई के सामने इस ख्वाहिश का इजहार करता, मेरी दोनों बेटियों ने ख़ानदान में शादी करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी करेंगी, जबकि मैंने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, मगर मेरे बेटों ने भी अपनी बहनों का साथ दिया और यूँ मुझे अपने दिल की ख्वाहिश को हसरत बनाकर दिल में दफन करना पड़ा। कुछ अरसे के बाद मैंने दोनों बेटियों की शादी ख़ानदान से बहर उनकी पसंद से कर दी। अब बेटों की शादी का मरहला है तो मैं पहले से जानता था कि वो भी अपनी मर्ज़ी करेंगे, इसलिए मैंने ख़ानदान वालों से माजरत कर ली और फिर वही हुआ। मेरे बेटों ने भी अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली। किसी ने भी अपने बाप की ख्वाहिश का मान नहीं रखा था। मैं अपने भतीजों में से किस को बहू बना कर लाना चाहता था ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो वो मुझे अपना समझकर मेरा ख्याल रखें, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका। मेरी तीनों बहुएं बड़े घरों की लाडली बेटियां थीं, जिन्होंने अपने घरों में खुद पानी तक नहीं पिया था। वो भला कैसे मेरा ख्याल रखती। तीन बहुओं के होते हुए भी मैं अपना नाश्ता खुद बनाता था, क्योंकि बहुएं तो दिन चढ़े तक सोने की आदी थीं। अक्सर मैं अपने मैले कपड़े खुद धो लेता, इस्त्री भी कर लेता, क्योंकि इतने अरसे में से मैं ये सारे काम खुद कर रहा था। कभी कभी अकेले में बैठ कर बहुत सोचता कि काश मैं उस वक़्त अपने दोस्तों की बात मानकर दूसरी शादी कर लेता तो आज शायद हालात मुख्तलिफ होते। सारा दिन अकेले कमरों में दीवारों को देख देख कर दिल उदास हो जाता, मगर किससे बात करता। बहुएं अपने कामों में मसरूफ़ रहती और बेटे दफ्तरों में बैठे रहते। छुट्टी मिलती तो घर आते मुझे देखकर उल्टा सीधा सलाम करके अपने अपने कमरों में गायब हो जाते और फिर सुबह दफ्तर जाने के लिए निकलते। मैं हर आहट पर चाहूँ कर देखता कि कहीं कोई बेटा मुझसे मिलने तो नहीं आ गया, मगर उनकी शक्लें देखे कहीं कहीं दिन गुजर जाते। दूसरी जाने बेटियाँ भी पराया धन थीं, इसलिए पराए लोग ले गए। अब कहीं कहीं हफ्ते गुजर जाते, मगर वो मिलने तक ना आती और कभी आ जाती तो अपने अपने दुखड़े रोने लग जाती। कभी मुझसे ना पूछा कि अब्बू आप अब कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, बस अपनी ज़िंदगी में मगन थी। किसी सियाने ने सच ही कहा था, जवानी लेगी बेटियां और बहुएं लेगी पोत बूढ़ा, बूढ़ी दोनों रह गए ओत के ओत। मगर यहाँ तो मामला और भी गंभीर था, क्योंकि यहाँ तो मेरे साथ बीवी भी नहीं थी जो बुढ़ापे में तन्हाई का साथ बनती और हम दोनों एक दूसरे से औलाद के दुखड़े रोते। अब तो सिर्फ मैं रह गया था, अकेला, बहुत अकेला। फिर एक दिन बड़ा बेटा मुझसे मिलने मेरे कमरे में आया तो मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे बेटे को मेरा ख्याल आ ही गया है। मगर जब उसने मुझसे बात की तो मुझे समझ आई कि वो मेरे पास क्यों आया था। दरअसल मेरे तीनों बेटे यही चाहते थे कि इस पुराने मकान को बेचकर किसी अच्छी हाउसिंग कॉलोनी में घर ले लें, मगर चूँकि ये घर मेरे नाम था इसलिए वो मुझे राज़ी करने आया था।
मगर मैंने इस मकान को छोड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि इस घर से मेरी बीवी की बहुत सारी यादें वाबस्ता थीं। मेरा जवाब सुनकर मेरा बेटा बहुत नाराज़ हुआ। उसका ख्याल था कि अब इस पुराने मकान को छोड़कर किसी अच्छी जगह घर ले लेती हैं। अब कब तक पुरानी यादों को संभाल कर बैठे रहेंगे। मगर मेरा दिल इस बात पर राज़ी नहीं था कि मैं अपनी मरहूमा बीवी की यादों को खुद से जुदा करूं। मगर मेरे बेटी और बहुएं यही चाहती थीं कि जल्द अज जल्द यह मकान बेचकर किसी हाई सोसाइटी में घर ले लें। वो पूरा जोर लगा रहे थे कि मकान बिक जाए। होते होते ये बात बेटियों और दामादों को पता चली तो वो भी अपना हिस्सा मांगने के लिए भागे चले आए। उनका ख्याल था कि मकान में उनका भी हिस्सा बनता है। मगर मेरी बहुओं ने उन्हें आड़े हाथों लिया और साफ साफ कह दिया कि तुम अपना हिस्सा पहले जहेज़ की सूरत में ले चुकी हो, इसलिए अब मकान में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। और यूं ये बात मज़ीद झगड़े का बायस बन गई। अब घर में रोज़ इस बात पर झगड़े बढ़ने लगे। मेरे बेटे और दामाद एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और रोज़ रोज़ के इन झगड़ों को देखकर मेरा दिल ख़राब होता। मुझे अब कोई ना कोई फ़ैसला करना ही था क्योंकि अपनी औलाद की खुद गर्जियाँ मैं देख चुका था। उन्हें बाप से ज़्यादा इस मकान में दिलचस्पी थी। बस एक रात अपने कमरे में अकेले बैठे बैठे मैंने मकान अपने बेटों और बेटियों के नाम करने का फ़ैसला किया और फिर एक दिन सारे कागजात मुकम्मल करवा के मैंने अपनी अलमारी में रखे, अपना सामान बांधा और एक दोस्त के मशवरे पर उसके साथ ओल्ड हाउस में चला गया। एक दो बार मेरे बेटे मुझे लेने आए मगर मैं उनके साथ नहीं गया क्योंकि मैं उनकी असलियत देख चुका था। मेरी सारी ज़िंदगी की कुर्बानियों को मेरे बेटों ने एक लम्हे में भुला दिया था। अब मैं अकेले रहकर ज़िंदगी के बाकी दिन पूरे कर रहा हूँ।